रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत कॉमन है पर साथ ही बहुत जरूरी भी है, और वो है स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। साथियों, हर साल हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ इससे जुड़ी तमाम बातें। तो इसी के सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर पूजा रमाकांत मैम से, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू आरजे अक्षता जी एंड नमस्कार श्रोताओं। आज रेडियो गूंज KGMU में हम इस माध्यम से बात कर रहे हैं स्तनपान के बारे में। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज रखा गया आपके सामने, तो उम्मीद है आप सब इसका फायदा उठाएंगे। मैं डॉक्टर पूजा रमाकांत प्रोफेसर हूँ एंडोक्राइन सर्जरी विभाग, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो मैम, ये जो विश्व स्तनपान दिवस है ये हम मनाते क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं तो वो एक फिर से महत्व रखने के लिए सोसाइटी में मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को बार बार हम ये बात याद दिला सकें कि स्तनपान करना माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम बार बार जिस बात को बोलते रहेंगे लोगों को वो बात याद रहती है, नहीं तो क्या होता है विद टाइम धीमे धीमे लोग भूल जाते हैं। और आजकल की सोसाइटी स्पेशली जब लेडीज भी वर्किंग है, सब लोग वर्किंग है, टाइम का कमी है, तो कई बार लोग स्तनपान कराना भूल जाते हैं या उसे कम कर देते हैं। तो जब कोई भी दिवस आता है तो उसकी बारे में जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। तो WHO और यूनिसेफ ने ये प्रण लिया कि हम इस दिवस को भी सेलिब्रेट करें 1 अगस्त के हफ्ते में, 1 से 7 अगस्त, जिससे कि लोग इस बात को हर बार इम्पोर्टेंट समझते रहें और सोसाइटी भी समझे कि हमें भी हेल्प करना है। जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको भी हमें हेल्प करना है, एक एटीट्यूड रखना है, हेल्पिंग एटीट्यूड, वो भी बार बार हम उस बात को समझाते रहें सबको। तो इसलिए ये मनाने का बहुत अच्छा फायदा है। तो मैम, जैसे कि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध पिलाना, तो जैसे कहते हैं कि ये जो माँ का दूध है ये सुपर फूड है, तो ये क्यों कहते हैं? क्या ये सच है? हाँ, ये बहुत सच है। ये सुपर फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये नेचुरल फूड है, और दूसरी बात ये है कि जो फॉर्मूला फूड है आपके पैकेट्स में मिल रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो मात्रा है, संतुलन है, वो बिल्कुल सही है। और ये बच्चे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जो मार्केट में दूध मिल रहा है उसकी तुलना में जो मदर का अपना स्तनपान का दूध है वो ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा प्रोटीन वाला है और ज्यादा अच्छे से बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसे कोई उल्टी है या लैट्रिन कड़ी हो रही है, वो सब इश्यूज नहीं आते हैं। जब बच्चा छोटा सा है, ज्यादा चलता फिरता नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कहते हैं टट्टी कड़ी हो रही है, वो सब समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर बच्चा ये दूध पी रहा है तो फिर उसे ये सब समस्याएं नहीं आती। तो इसलिए सुपर फूड इसको कहते हैं। अच्छा मैम, तो क्या इसका असर बच्चे के मानसिक और शारीरिक दोनों विकास पर पड़ता है? हाँ, दोनों पे पड़ता है। बच्चे का दिमाग भी ज्यादा डेवलप होता है, ब्रेन डेवलपमेंट भी ज्यादा होता है अगर स्तनपान का दूध ले रहा है, और मेंटल भी, मानसिक रूप भी हो रहा है, क्योंकि इसमें कई इम्यूनिटीज होती हैं, एंटीबॉडीज जाती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन, बुखार है, कहीं जरा सा भी कोई इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम लगना है, ये सब इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये सब इन्फेक्शन भी नहीं लगते बच्चे को। तो मैम, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जब माँ कराती है तो माँ को क्या किसी चीज़ से परहेज करना चाहिए या फिर अपनी डाइट में कुछ जोड़ना चाहिए? हाँ, माँ के लिए जरूरी ये बात समझना है कि उसका दूध भी निकल रहा है, बच्चा ले रहा है, तो उसके शरीर से कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो माँ को अपने खाने में ऐसे पदार्थ खाने हैं जिसमें कैल्शियम हो, जैसे दूध के बनी हुई सब चीजें हैं, खुद भी माँ ले, दूध, दही, मट्ठा, चीज किसी भी फॉर्म में, पनीर है, जिस भी फॉर्म में दूध लें, एक्स्ट्रा दूध लें, ज्यादा लें जरूरत से ज्यादा। फिर पालक है, जो हरी सब्जियां हैं, वो सब ज्यादा खाएं जिसमें कि कैल्शियम ज्यादा है। तो वो अपना डाइट भी ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंकुरित चने हैं, ये सब चीजें ज्यादा खाएं जिससे कि वो शरीर में मजबूत रहें, तभी दूध भी अच्छा बनेगा और जो दूध लॉस हो रहा है वो उनका रिप्लेस भी होता जाएगा अच्छे डाइट से। और परहेज में ये है कि कुछ दवाएं हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं लेनी चाहिए, तो वो डॉक्टर से एक बार संपर्क करके कि बाई चांस बुखार है तो कोई बुखार की दवा खा रही है, पैरासिटामोल खा रही है, तो एक बार राय ले लें कि ये नुकसान तो नहीं करेगी, क्योंकि जो भी दवा वो खाएंगी
वो दूध से नली से निकल के बच्चे में जाएगा। तो कुछ दवाएं नुकसान करती हैं, तो फिर उसको मना किया जाता है कि अगर ये दवा आप खा रहे हैं तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराइए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऐसे ही कोई दवा अपने आप नहीं लेना है, डॉक्टर को बताना है कि हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर डिसाइड कर ले कौन सी दवा देना है, कौन सी नहीं देना है। माँ का जो दूध है उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बच्चे की, और वो कैसे बढ़ती है? ये वही चीज़ों की जो प्रोटीन है वो ब्रेस्ट मिल्क में, और जो एंटीबॉडी ज्यादा जाती हैं वो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर देती हैं कि वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर तैयार रहता है। और मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन का भी डेवलपमेंट वो भी ज्यादा अच्छा होता है। तो बच्चा स्वस्थ ज्यादा होता है। और क्योंकि मदर का दूध जो है वो नेचुरल फूड है, उसके लिए वो ज्यादा लेता है, तो वो हेल्दी भी रहता है। उसको फॉर्मूला मिल्क देंगे तो उसको उसमें स्मेल आती है, उसको पसंद नहीं आता टेस्ट, तो वो क्योंकि वो उसके लिए नेचुरली बना नहीं है, और वो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करते हैं जो हम बाहर से दे रहे हैं। तो वो मजबूरी का है कि अगर मदर किसी कारण से नहीं ब्रेस्ट फीड करा रही है तो एक सेकेंड ऑप्शन है, बट वो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मदर का ही मिल्क बच्चा पिए। उसे कहते हैं बेस्ट वे अपनी जिंदगी वो शुरुआत कर रहा है। जब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उस वक्त अगर उसे वो सब चीजें नहीं मिली तो फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वीक रह जाती है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, बार बार उसे एलर्जी है, इन्फेक्शन होना है, खांसी जुकाम होना है, ये सब बाद में भी एडल्ट हो जाएगा तब भी होता रहेगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का शुरुआत के कुछ महीनों में। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो सके और बाद में भी फ्यूचर में भी कोई परेशानी ना हो। तो मैम अगर माँ की स्वास्थ्य की बात करें तो अगर माँ की जो ब्रेस्ट से दूध आ रहा है वो अगर कम आए तो क्या करना चाहिए? माँ का दूध कम आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से राय ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दूध का नली में कुछ सिकुड़न है या निपिल अंदर धंसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है महिलाओं के निपिल अंदर धंसे होते हैं तो वो दूध ठीक से निकल नहीं पा रहा है, तो वो एक बार डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट कर लें। दूसरा ये है कि किस पोजीशन में दूध पिला रहे हैं माँ को, वो भी सिखाया जाता है कि ऐसा वो गलत तरह से तो नहीं पिला रहे कि वो दूध निकल नहीं पा रहा है। तीसरी बात की अगर लेडी कमजोर है, उसका खुद ही वजन कम है, तो फिर वो दूध भी कम बनेगा। तो बहुत लेडीज का प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लीडिंग के डिलीवरी के टाइम पे, तो उनका खुद ही हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो फिर वो खुद कमजोर हैं तो दूध भी नहीं बनेगा। तो इसलिए उनको अपनी डाइट का बहुत एक्स्ट्रा, ये शुरुआत होती है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, तब से उन्हें अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि उनका हेल्दी बेबी पेट में भी रहे और जब बाहर निकले तो भी वो स्तनपान करा सकें। तो उस कारण से मतलब कुछ कारण होते हैं कि वो दूध कम बन रहा है, बट मोस्टली यही होते हैं। तो कोई इसकी दवा है या फिर कोई घरेलू उपाय है जिससे कि माँ का जो दूध है वो सही से आए? इसमें कोई घरेलू उपाय वही है कि अपना डाइट अच्छा रखें। हम अलग से दवा नहीं देते दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन ये है कि दूध रोकने का किसी कारण से रोकना है तो उसकी दवा आती है कि हम दवा दे दें कि दूध बह रहा है वो रुक जाए। किसी कारण से जैसे बच्चा किसी का मर गया तो वो दूध नहीं पिला पा रहे, या लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि उसका कीमोथेरेपी चल रहा है और डिलीवरी हो गया है, बच्चा है, तो उन कुछ केसेस में, सर्जिकल केसेस में या मेडिसिन के केसेस में हम दवा देते हैं कि दूध रोक सकें। बट दूध बढ़ाने का अलग से कोई दवा नहीं है, बस उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे वही हेल्प करता है दूध बढ़ाने में। मैम आपने पहले शुरुआत में बोला कि जो वर्किंग महिलाएं हैं वो दूध नहीं पिला पाती हैं या कभी भूल जाती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज कर सकती हैं वो महिलाएं? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आज के जमाने में हर महिला को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और इसी बात में मैं कहना चाहूंगी, अगर आप देखें WHO की 2025 की इस साल की थीम ही यही है कि सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट सिस्टम हो। तो सपोर्ट सिस्टम पब्लिक का हो और जहाँ पे वो जॉब करती हैं वहाँ पे हो, उन्हें पब्लिक प्लेस में वो ट्रैवल कर रही हैं तो भी हो, हर जगह ब्रेस्ट फीडिंग के रूम्स बने हो, तो उस तरह से उन्हें हेल्प मिल सकता है। अगर वो जॉब कर रही हैं तो वो अपना ब्रेस्ट फीड बच्चे को साथ में लाती हैं तो बच्चे को वो फीड करा सकती हैं। वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं, मॉल में गई हैं इसका सामान लेने के लिए, मार्केट में गई हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रूम अगर बना है, साफ सुथरे हैं, तो वो आराम से करा सकती है, उन्हें कोई झिझक नहीं होगा, तो वो अपना सब काम भी कर पाएंगी, ब्रेस्ट फीडिंग भी साथ में करा पाएंगी। दूसरा एक और तरीका होता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क निकाल के अपना फ्रिज में रख सकती हैं। तो ये कहते हैं रूल ऑफ 3, 3 घंटा अगर हम बाहर रखते हैं, ऐसे ही दूध रखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो 3 घंटे तक आप दूध प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 3 घंटे तक बच्चे को पिला सकते हैं। तो वो अपना चली भी जाए तो वो बॉटल में जो दूध निकाला है एक्सप्रेस करके वो दूध बच्चे को पिला सकते हैं। 3 घंटा रूम टेम्परेचर पे, 3 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं, 3 महीने तक आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो लेडी मिल्क एक्सप्रेस करके भी, मिल्क स्टोर करके भी बच्चे को पिला सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका है। तो लेडीज को पता नहीं होता है ये बात,
तो उन्हें लगता है हम जॉब पे जा रहे हैं, वो फिर नहीं पिला पा रहे हैं, तो वो दूध निकाल के फ्रिज में रख के चले जाएं। तो वो 3 दिन तक है, तो वो उस दिन का तो हो ही गया उनका। कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो भी वो दूध बच्चे को मिला हुआ है जितना निकल सकता है। तो ये काम वो एक्सप्रेशन मिल्क का ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स में भी कर सके, भिजवा सकते हैं घर, ये भी कर सकते हैं। तो ये सब तरीके उन्हें पता होगा, ये सब तरीके जब डिलीवरी हो रही है ये सब बताए जाते हैं उनको, तो उन्हें ये सब जागरूकता इसके बारे में मिलती है। तो मैम बाय चांस मान लीजिए अगर किसी भी ऐसा गई गुजरी हालत में अगर नहीं पिला पा रहे हैं दूध, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मतलब बिल्कुल ही नहीं पिला पा रहे तो आप फॉर्मूला मिल्क फिर देंगे बच्चे को, बट वो एक सेकेंड ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट चॉइस नहीं है। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, और जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद रूमिंग इन बोलते हैं कि 24 घंटे माँ और बच्चे को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। तो माँ धीमे धीमे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देती है। तो जैसे डिलीवरी हुआ है उसके कुछ चंद घंटों में ही शुरू कर देना चाहिए। तो उससे बॉन्डिंग भी बढ़ती है, माँ बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग भी, ग्रोथ भी अच्छी होती है, और माँ को स्तनपान के बारे में सब बताया भी जाता है। तो वो 6 महीना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए। 6 महीने के बाद अगले 6 महीने हम मिक्स करते रहते हैं कि धीमे धीमे दाल दिया आपने और चीजें पिलाना खाना को दिया, साथ में 50% ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रहा है। तो वैसे 1 साल तक पिलाना चाहिए। 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अगले 6 मंथ्स मिक्स करके, फिर 1 साल के बाद लेडी छोड़ सकती है। तो अगर माँ अगर बीमार है तो क्या वो स्तनपान करा सकती है? माँ को बुखार है या कोई ऐसी दवा नहीं खा रही है जो कि बच्चे को नुकसान कर सकती है तो करा सकती है। लेकिन जैसे माँ को अगर टीबी है या माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, कोई वैसे दवा है खाना पड़ रहा है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है, या कोई ऐसी एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं इन्फेक्शन में जो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर नहीं कराए। मान लीजिए अगर बच्चे को बार बार उल्टी हो रही हो तो क्या ये माँ के दूध से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है? बहुत रेयर केस में होता है कि बच्चे को मिल्क की एलर्जी हो, तो बच्चा मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता हो, तो उन केसेस में माँ बच्चे को उल्टी हो सकती है और माँ फिर ब्रेस्ट फीड ना कराए, बट बहुत रेयर होता है। मोस्टली ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नेचुरल फूड कहलाया जाता है, बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर लेता है उसको। बट उल्टी क्यों हो रही है उसके फिर जांच करवानी चाहिए बच्चे की, किसी और कारण से तो नहीं हो रही, या कोई पोजीशन खराब तो नहीं है कि बच्चा तुरंत दूध पी के लेट गया उसके मारे उसका उल्टी हो रहा है, तो वो सब चीजों पे ध्यान देना होगा। और जो बच्चे शुरू से ही बोतल वाला दूध पी रहे हैं तो उनमें क्या कमियां आ सकती हैं या क्या खतरा बन सकता है, या ग्रोथ नहीं हो पाएगी या हो पाएगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो सकती है, क्योंकि ये कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जो है फर्स्ट वैक्सीन है, आप उस तरह से मान लीजिए। तो वैक्सीनेशन आपका हुआ है तो फिर आप काफी स्ट्रांग रहते हैं, उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगर उसने बॉटल का मिल्क पिया है तो फिर फ्यूचर में उसको एलर्जीज हैं, ब्रीदिंग की अस्थमा, ये सब जो है इन्फेक्शंस हैं लंग के, जरा सा खांसी जुकाम हुआ, इन्फेक्शन लग गया तो इम्यूनिटी लो होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे बच्चे, वो ग्रोथ डेवलपमेंट में हो सकता है हाइट कम हो जाए। तो वो है कि बहुत एपरेंट नहीं होता लेकिन डिफरेंस तो होता है। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और अगर किसी वजह से बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पीना चाह रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या करना चाहिए? मतलब वो है बच्चे को आपको डिफरेंट पोजीशंस में ट्राई करना है कि बच्चा नहीं क्यों नहीं पी रहा है, कोई कारण तो नहीं, ऐसा तो है कि निप्पल अंदर धंसा है, बच्चे को निप्पल नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब चीजों पे चेक करना है। और सफाई का भी ध्यान रखना है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है उससे, तो वो सब चीजों का भी एक स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर समाज की बात करें तो समाज में ऐसे बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, तो क्या स्तनपान को भी लेके कोई भ्रांति है या मिथ है? वो बहुत से मिथ है। कई बार लेडीज को लगता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो हमारे ब्रेस्ट ढीले पड़ जाएंगे, लटक जाएंगे और हमारा कैल्शियम लॉस हो जाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो उस तरह से ये सब मिथ है। और उनको लगता है जब ऑल्टरनेटिव है मार्केट में तो हम क्यों नहीं वो मिल्क दे दें। फॉर्मूला मिल्क में लिखा होता है इतना प्रोटीन, इतना कैल्शियम, इतना कार्बोहाइड्रेट, सब चीजें लिखी है। उनको लगता है ये सब चीजें में भी तो ताकत है ही, तो हम ये दे दें बच्चे को। तो वो अपना जॉब जल्दी ज्वाइन कर लेती हैं, 6 महीने के पहले ही ज्वाइन कर लेती हैं, तो वो नहीं करती। तो ये मिथ है कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क का वो बिल्कुल बराबर है, बराबर नहीं है, ये फैक्ट है। ये नेचुरल फूड है, वो एक आर्टिफिशियल फूड है जो मार्केट में है, तो वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। तो इन सारे मिथ से कैसे बच सकते हैं? ये जागरूकता होने के उससे
तो ये बात लेडीज को समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए तो अच्छा है ही, उनको भी कैंसर से बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से, ओवेरियन कैंसर से, कई कैंसर से बचाता है लेडी को भी, तो वो लेडी के लिए भी प्रोटेक्टिव है। और ब्रेस्ट फीडिंग जब छोड़ देते हैं तो स्तन वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, वापस शेप में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए लटके हो जाएंगे या लंबे रहेंगे। जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है तब दूध की नलियां फैलती हैं, दूध बनता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं वो वापस सिकुड़ जाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को होने दें और ये अच्छा है दोनों के लिए। मैम, अगर किसी वजह से बच्चा दूध नहीं पी रहा है और दूध जो है माँ के अंदर ही रह जा रहा है, तो क्या इससे कोई खतरा है? इससे बस खतरा ही होता है कि दूध इकट्ठा होता है तो वो अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, तो इसको हम ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। बहुत कॉमन सी बीमारी है, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में जो लेडी को नहीं पता होता है, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि हमें दर्द हो रहा है जब बच्चा दूध पी रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है शुरुआत में, तो वो पिलाना छोड़ देती हैं। तो छोड़ देंगी तो दूध तो बनता रहेगा, वो बन के अंदर इन्फेक्शन कर जाएगा। तो कई बार एब्सेस होता है तो वो पक जाता है, ऐसे मवाद बन गया, उस टाइप से हो गया। तो फिर वो हमारे पास आती है, बुखार आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, खाल लाल हो गई, तो हम देखते हैं कि अंदर दूध भरा हुआ है, तो हमको फिर वो सुई से दूध निकालना पड़ता है, उनका एस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है। और अगर खाल खराब हो गई, खाल भी फट गई, तो फिर हमें ऑपरेशन करके सफाई करनी पड़ती है। तो वो चीज ध्यान रखना है कि दूध इकट्ठा ना हो, या तो वो दूध निकालें, एक्सप्रेस करें, या बच्चा दूध पिए। और दूध नहीं पिला पा रही है किसी कारण से या एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, तो दूध इकट्ठा ना हो, फिर वो डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि हम वो दवा लिखें कि दूध रुके, दूध बनने की प्रतिक्रिया को हम रोकें वो दवा से। तो वो चीज है कि दूध फिर इकट्ठा नहीं होगा। एब्सेस बन सकता है जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा, दूध आपस में इकट्ठा होकर, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वैसे इकट्ठा होकर राउंड सा हो जाता है, तो उसको गैलेक्टोसील बोलते हैं। तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जैसे लगेगा बॉल की तरह, उन्हें गांठ महसूस होगी, तो फिर वो दूध की ही गांठ होती है, दूध इकट्ठा होकर जम जाता है। तो वो होता सादा है क्योंकि मिल्की है, लेकिन फिर वो हमें निकालना पड़ता है। जैसे आपने बोला गांठ, तो गांठ से एक और क्वेश्चन आया कि मान लीजिए अगर ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो क्या आगे चलकर फ्यूचर में इसका कोई गलत प्रभाव पड़ सकता है? जैसे मतलब बड़ी बीमारी हो सकती है हमें, कैंसर टाइप जैसी? इसमें ये गैलेक्टोसील है या ब्रेस्ट एब्सेस है, ये खुद में नहीं कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये है कि उसका कोई अगर कैंसर का गांठ डेवलप हो गया ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ही, तो वो चेक कराना जरूरी है कि वो गांठ कौन सा गांठ है। तो वो है FNAC टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, हम फिर जांच करके कंफर्म करेंगे कि वो सादा गांठ है या कैंसर का गांठ है। और फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं, वो भी सादा गांठ होता है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए कोई भी गांठ बन रहा है तो वो एक बार चेक करा के चेक कर लें कि कौन सा गांठ है, उसके हिसाब से वो है। लेकिन एज सच गैलेक्टोसील है या फाइब्रो एडिनोमा है या एब्सेस है, खुद कैंसर में फ्यूचर में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, वो बस शॉर्ट टर्म उसी वक्त परेशान करते हैं जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, लेकिन भविष्य में नहीं होता है। तो मैम, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर कोई महिला गर्भ धारण करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? उस वक्त नहीं, मतलब पहले 1 साल ना करे। महिला की अपनी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट, तभी कहते हैं 3 साल का गैप रहे कि महिला की अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, डिलीवरी हुई है, बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ जाए, बच्चे का 3 साल का गैप हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, तो इमीडिएट नहीं करना चाहिए कि 1 साल के अंदर दोबारा डिलीवरी कर लिया, क्योंकि महिला का अपना भी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, न्यूट्रिशन का इफेक्ट होता है, कभी वेट बढ़ रहा है, फिर कभी वेट लॉस हो रहा है, तो वो सब हो रहा है, तो इमीडिएट ना करें। लेकिन क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो कई बार महिला के पीरियड्स बंद होते हैं प्रेगनेंसी के उससे, तो उनको लगता है कि बच्चा अभी तो नहीं हो सकता, पीरियड्स बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा हो सकता है, बट बार बार 1-1 साल के ड्यूरेशन जल्दी जल्दी बच्चा करेंगे तो फिर मदर की अपनी बॉडी वीक हो जाएगी, तो इसलिए हम एनकरेज नहीं करते। और जैसे माँ है ना, माँ का बच्चा है, माँ जो है बच्चे को फीड कर रही है ना, तो माँ तो पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें परिवार वालों की क्या भूमिका है? माता के अलावा पिता क्या कर सकते हैं, या जो आसपास लोग हैं जो उनके परिवार के हैं वो क्या कर सकते हैं? इसमें ये बहुत सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और सोसाइटी स्टार्ट होती है घर से। तो घर में जो मेल मेंबर्स हैं, पिता हैं, पति हैं, भाई है, जो भी लोग हैं, उन लोग को ये इंश्योर करना है कि लेडी को एक सेफ एटमॉस्फेयर मिले, कंफर्टेबल कमरा मिले, कि वो बच्चे को जब चाहे जहाँ चाहे ब्रेस्ट फीड करा सके, और साफ सुथरा हो, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है बहुत इजीली, मदर को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, उन्हीं दूध की नली खुली हुई है, उन्हीं से इन्फेक्शन अंदर चला गया, तो वो सब ध्यान रखना है। महिला को बार बार ब्रेस्ट फीड कराते वक्त हाथ धोने हैं, निपल को साफ करना है, तो वो सब सुविधाएं उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक घर में 1 या 2 कमरे हैं तो उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, अब 4 लोग बैठे हैं, वो लेडी कैसे ब्रेस्ट फीड कराए?
वो दूसरे कमरे में कोई और बैठा हुआ है, तो वो सब मेल मेंबर्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, एक्स्ट्रा केयरिंग होना है कि हम ध्यान रखें कि अगर बच्चा रो रहा है, भूख लगी है, उसको दूध पिलाना है, तो महिला को एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, जगह मिले कि वो ये काम ब्रेस्ट फीड करा पाए। तो यही सेम चीज अगर महिला ट्रैवल कर रही है तो पब्लिक प्लेस पे भी सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए कि उन्हें ये प्लेस मिले कि वो कर पाए। अब आप देखते होंगे बहुत से रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज में ही ओपीडीज में अब कमरे बन गए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पॉड्स भी बोलते हैं उनको। पीडियाट्रिक्स विभाग है, क्वीन मैरी है, पीडियाट्रिक्स में जब बच्चे दिखाने आती हैं महिलाएं, अपने बच्चों को बीमारियां कोई है, तो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराना है वेटिंग टाइम में, तो अब रूम्स बने हैं, तो अब जाके इतनी जागरूकता हुई है कि गवर्नमेंट ने ये सब बनाया है। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं कि लेडी अपने बच्चे के साथ में बाहर निकल सके। तो लेकिन घर पे भी ये सब एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और लेडी का स्पेशली उन्हें खाने का ध्यान बहुत रखना चाहिए कि लेडी का डाइट अच्छा हो, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है, वो रात भर ब्रेस्ट फीड करा रही है, सो नहीं पा रही है, तो रिलेटिव्स को ही हेल्प करना है कि भाई उसका भी नींद पूरा हो, उसका भी रेस्ट पूरा हो, खाना अच्छा हो लेडी का। तो लेडी के लिए भी बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी डिलीवरी हो गई, वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, घर पे है, तो घर का सारा काम करे, ऊपर से ये भी बहुत बड़ा काम है बच्चे को पालना संभालना। तो हमें उसको हेल्प भी करना है कि अगर वो दिन में थकी है, सो रही है, तो हमें वो भी हेल्प करना है कि उसको डिस्टर्ब ना हो। हम उस चीज की रिस्पेक्ट करें कि भाई वो सो रही है, क्योंकि वो रात भर नहीं सो पा रही है, बच्चे को हर 1 घंटे पर 2 घंटे पर दूध पिला रही है। ये क्या है ना, घड़ी की तरह नहीं है बच्चे की हैबिट कि हर 4 घंटे पर बच्चा दूध पिएगा। जब उसे भूख लग जाएगी वो उठ जाएगा, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो लेडी का अपना शेड्यूल भी फिक्स नहीं हो पाता है। तो ये लेडी फिर उसमें परेशान हो जाती है, मेंटली परेशान हो जाती है अगर उन्हें हम सपोर्ट सिस्टम घर पे नहीं देंगे। तो ये फैमिली मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हेल्प करें उस दौरान उनकी। तो मैम ये बताइए कि ये जो प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो वो हॉस्पिटल वाले सिखाते हैं या बताते हैं कि कैसे क्या करना है? हाँ, वो डॉक्टर्स भी बताते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी बताती हैं, फिर जो नर्सेज होती हैं वार्ड में जब डिलीवरी हुआ है वो भी बताती हैं। तो जैसे आशा वर्कर्स हैं गांव में, वो लोग भी बताते हैं, समझाते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या केयर करना है, किन पोजिशंस में करना है, कब करना है, कितना फ्रिक्वेंटली करना है, क्या ध्यान रखना है, सफाई कैसे रखें, हर चीज का वो सारा सिखाया जाता है। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि बच्चा हुआ हम मान लें कि लेडी को पता है, किसी को भी नहीं पता होता है, हर किसी के लिए वो पहली बार होता है। तो वो हर कोई समझता है, सीखता है। जब आप सीख जाते हो तब आप करने लगते हो सही तरीके से। नहीं सिखाएगा कोई तो फिर आप गलत तरीके से करोगे तो फिर लेडी भी परेशान हो जाती है। वो गलत तरीके से करेंगी, दूध इकट्ठा होगा तो दर्द उनका बढ़ जाएगा, तो वो भी उनको परेशान करेगा। तो ये डिलीवरी के टाइम पे स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट सिखाती हैं और ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि लेडी सीख सके सही तरीके से। तो वो हॉस्पिटल लेवल पे सिखाया जाता है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि जो सरकार है वो ऐसे रूम्स बनवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स वगैरह, तो इसके अलावा भी और कुछ कर रही है, जैसे अभियान वगैरह चला रही है? हाँ, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इस पे कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ओपीडीज में भी हो रहा है, आप लोग रेडियो गूंज के माध्यम से जनता को बता रहे हैं। तो उस तरह से सरकार बहुत से करती है। न्यूज़पेपर्स पे आएंगे लोग, इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग अपना सवाल रखते हैं, मत रखते हैं, तो हम समझते हैं कि भाई उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको हल किया जाए। तो गवर्नमेंट बहुत से काम कर रही है और ये वीक इतने एक्टिवली मना रहे हैं इतने सालों से। हर साल का थीम अलग होता है। जैसे लास्ट का थीम था कि प्रायोरिटाइज करें ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि सरकार को रियलाइज हुआ कि लोग धीमे धीमे ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हम तुरंत जॉब ज्वाइन कर लें, 1 महीने के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो जॉब तो हमेशा ही चलता है, काम तो कभी खत्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। बट आपने 1 महीने बाद ज्वाइन कर लिया तो बच्चे का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो चला गया, तो 6 महीना तो हमें देना ही है। पहले सिर्फ 3 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता था, तो सरकार ने चेंज करके उसको 6 महीना किया, क्योंकि 6 महीना तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। और कई बार लेडीज 6 महीने बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि लगता है बच्चा बहुत छोटा है अभी, तो वो 1 साल 2 साल का ब्रेक लेती हैं। तो उस ब्रेक को भी सरकार अब एनकरेज कर रही है, वो डिस्करेज नहीं कर रही। नहीं तो लोग पहले बोलते थे आपने जॉब छोड़ दिया 1-2 साल, आपका ब्रेक हो गया, आपको नेक्स्ट जॉब नहीं मिलेगा। तो अब लेकिन गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। कोई बोलता है कि हमने 2 साल ब्रेक लिया ब्रेस्ट फीडिंग का, तो फिर वो उसको डिस्करेज नहीं करते, वो उसको रिस्पेक्टफुली मानते हैं और उसको नेक्स्ट जॉब फिर से मिल जाता है। और ऐसे ही सरकार ने पैटर्निटी लीव मेल्स के लिए, फादर्स के लिए भी बनाई है। तो फादर्स भी 2 हफ्ते का लीव ले सकते हैं जब बच्चा हुआ है। तो अब वो भी एनकरेज कर रही है कि सिर्फ मदर का ही काम नहीं है बच्चे को बड़ा करना, फादर का भी उतना ही रोल है। स्वीडन और कुछ कंट्रीज में तो 2 साल के लिए फादर को भी पैटर्निटी लीव मिलती है। तो 2 साल मदर लीव लेती है, 2 साल फादर लेते हैं। तो 4 साल तक एक पेरेंट हमेशा बच्चे के साथ में घर पे रहता है। तो आप सोचिए बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना अच्छा होगा और बॉन्ड कितना अच्छा होगा पेरेंट के साथ में।
तो वो चीज को भी सरकार अब समझ रही है और उसको एम्फेसाइज कर रही है कि यंग मदर्स को हमें हेल्प करना है। और ये सारी चीजें हम सभी को समझने हम की सभी जरूरत को है। समझना है, वही चीज़। तो मैम, जो माताएं बनने वाली हैं या माँ अभी अभी बनी हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये जो अभी अभी बनने वाली हैं वो अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो उनका फूड है, न्यूट्रिशन है, वही आगे चल के कैरी ऑन होगा। उनका मिल्क का कितना अच्छा क्वालिटी बनेगा वो उस पर डिपेंडेंट है। और जो बन गई हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें और ब्रेस्ट फीडिंग का सफाई का ध्यान रखें कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, एब्सेस ना बने, और अपने स्तन को भी देखते रहें, कोई गांठ का रूप ना बने, खाल खराब ना हो, दर्द अधिक से ज्यादा ना हो, वो सब उन्हें भी ध्यान रखना है। तो अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, बच्चे का भी हेल्थ का ध्यान रखना है, और स्पेशली कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम लॉस हो रहा है उनके ब्लड से, उसे खून मिल्क से। और साथ में एक्सप्रेस करना भी वो सीखें कि जिससे कि वो दूध बच्चे के लिए यूज हो पाए, उसको सेव रख पी पाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने कहा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ में बच्चे की भी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो छोटी सी नन्ही सी जान है, वो आई है दुनिया में, और आप उसका तो ध्यान रख रहे हो लेकिन आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखो। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आई और इतनी अच्छी जानकारी साझा की। थैंक यू अक्षता जी, और उम्मीद है श्रोताओं को भी इससे लाभ मिला होगा, और हम सब मिल के ये बहुत ही उत्साह के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। और ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं, ये हमेशा की बात है। हर महीने हमें इस बात को, हर दिन इस बात को समझना है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा एनकरेज करना है और लेडीज को हेल्प करना है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। उनका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल हो, वो इस साल की थीम भी है। बाकी दोस्तों, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको सुनता रहना होगा रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर।